सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की क्या कुछ भूमिका रही? तो ये सोच अगर नहीं रहेगी तो ये आत्मनिर्भरता का जो अभियान है कभी सफल नहीं होगा। तो इस तरह की जो सोच और ये बदलाव है वो इम्पोर्टेंट है। सर, स्मृतियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के साथ आपके किस तरह के संबंध थे और उनकी कार्यशैली आपको पसंद थी? तो उनकी कौन सी वो चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती थी? ये भविष्य का युद्ध कैसे होगा, ये सारी टेक्नोलॉजीज इस आने वाले युद्ध में किस तरह का प्रभाव डालेंगी, इसका सही आंकलन करना जरूरी है। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल जी जो हमारे उत्तराखंड के ही है, उनके साथ आपने काम किया है, तो आपका अनुभव किस प्रकार से रहा है? हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन होता है और उसमें भारत को सफलता मिलती है तो उसके 1-2 साल बाद उस ऑपरेशन पे पिक्चर बन जाती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनती है तो आप अपना किरदार निभाते हुए किस अभिनेता को देखना पसंद करेंगे? नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए हो क्या रहा है। इसमें इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा वो है। तो ये क्षमता मैं ये नहीं कह सकता कि हम तैयार हैं, क्योंकि ये डोमेन्स आपस में ही बढ़े जा रहे हैं। उसने जो हम 16 ऑफिसर्स थे उनको बड़ा अच्छी तरीके से पिरोया है। मतलब एक तरह की हम टीम बने थे और आज भी हमारे बीच में वो आपसी जो लगाव है। मैं सीडीएस बन गया हूँ, वो लोग कोई कर्नल होगा, कोई फौज छोड़ दिया वगैरह, बट जो भाईचारा जो हमने टीम वर्क उस टाइम में क्रिएट किया वो अभी तक कायम है। रिटायरमेंट के बाद का जो पहला हफ्ता था वो आपके लिए बोरिंग था या फिर सुकून भरा था? हर एक बार आपको एक नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी जीतने के लिए। अगर पुरानी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल या दोबारा करोगे तो फिर जीत मुश्किल है। कभी देहरादून नहीं आ पाया, मतलब सरकार ने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन जब मैं पहली बार रिटायर हुआ था तब मैंने यहाँ आकर के अपना मकान बनाया था। फादर का मकान था, उसे रेनोवेट किया। सर, बात उस ऑपरेशन की भी कर लेते हैं जो अभी पिछले साल ही आपकी अगुवाई में भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर की। सर, तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं की जो कार्यप्रणाली है वो भिन्न है, लेकिन तीनों के बीच आपने ऐसा तालमेल बिठाया कि इस ऑपरेशन में हमें जीत मिली। इसका मूल मंत्र क्या था सर? गांव के लोग ही नहीं थे, गांव के लोग बिखरे हुए हैं, आप सबको पता है। वो दिल्ली में है, देहरादून में है। जब उन्हें पता चला कि मैं आने वाला हूं तो 100-200 लोग जो गांव के बाहर है, मेरे साथ वो लोग भी वापस आए। मैं अकेला नहीं गया गाँव, मेरे साथ 200 लोग और जो कि बाहर रहते हैं मेरे जैसे, वो उस दिन वहाँ थे गाँव। जब बिपिन रावत के लिए बताया था फ्रंट फुट में ऑफेंसिव इमीडिएटली, यहाँ पे ये हैं। तो दोनों बहुत अच्छी सर, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो बिपिन रावत जी सहवाग और अजीत डोभाल जी सचिन तेंदुलकर। द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इस तरह का। जनरल बिपिन रावत का ये है कि उन्होंने दोनों अपॉइंटमेंट की हैं। सेना अध्यक्ष भी थे और उसके बाद देश के पहले सीडीएस भी थे। उनके कार्यशैली में एक चीज़ है कि वो लंबी सोच रखते हैं, दूर के बारे में सोचते हैं। वो राष्ट्र को अभी की थ्रेट एंड चैलेंजेस से नहीं, वो तो कर ही रहे हैं कि आज से 15 साल 20 साल के बाद में किस तरह की चैलेंजेस आएंगे देश के लिए, उसका सलूशन आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर, मान लीजिए आप सेना में नहीं होते तो अपने आपको किस क्षेत्र में देखते हैं आप? दूसरा, रहबार के अंदर हम एक पर्पस से मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम वहाँ जो है पहाड़ी खाना खाने के लिए मिल रहे हैं या एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए मिल रहे हैं। जी सर, आपका कोई ऐसा किस्सा फौज का जिसे आप जिंदगी भर ना भुला पाए हो या ना भुला पाओगे? नमस्कार, हिलमेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। हस्ती के इस एपिसोड में आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश सेवा में 40 साल दिए, सेना के सर्वोच्च पदों पर वो रहे, कई ऑपरेशंस को लीड किया। देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे इस डिजिटल चैनल का लॉन्च आपके ही कर कमलों द्वारा हुआ। सर, पहला सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप पहली बार देहरादून आए हैं, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि सर्विस काल के दौरान मैं उतना कभी देहरादून नहीं आ पाया, मतलब सरकार ने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन जब मैं पहली बार रिटायर हुआ था
तब मैंने यहाँ आकर के अपना मकान बनाया था। फादर का मकान था, उसे रेनोवेट किया। तो मैं यहाँ रहना चाहता था, यहाँ बसना चाहता था। जैसे मैंने बताया, सर्विस के टाइम में मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन वापस आकर के इस जगह से जुड़ना चाहता था। तो अब भी जो है, इस बार भी जो आ रहा हूँ वो जुड़ने का ही सिलसिला है। यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के ज़मीन से जुड़ना, ये मेरे लिए ज़रूरी था। और इस बार जो खास आए हैं वो एक भीष्म नाम का एक थिंक टैंक हमने लॉन्च किया है। उसके सिलसिले में 2-4 कार्यक्रम थे, वो पूरे किए मैंने। सर, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशुल नेगी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भीष्म थिंक टैंक है, तो इसको शुरुआत करने के पीछे आपकी क्या सोच रही है, और जो ये थिंक टैंक है ये और थिंक टैंकों से किस तरह अलग है? ज़्यादातर जो हमारे देश में थिंक टैंक्स हैं वो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास केंद्रित हैं, और जो भी हमारी सामरिक सोच है या विचार हैं, जो विचारों का प्रवाह दिल्ली से होता है। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। किसी और जगह से भी जो है विचारों का प्रवाह हो सकता है, और वो विचार जो है डिफरेंट होंगे, और डाइवर्सिटी होनी चाहिए हमारी व्यूज़ के अंदर। तो हम चाहते थे कि इस तरह के थिंक टैंक्स हर स्टेट कैपिटल में हों, क्योंकि हम यहाँ स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में मैंने कहा कि यहाँ पे एक थिंक टैंक किया जाए। बेसिकली इसका आइडिया सामरिक सोच को उजागर करना है देशवासियों के बीच में। और मेरा मानना है कि देहरादून जो है ऐसी जगह है जहाँ पे एक टैलेंट पूल है सभी तरह के लोगों का, जो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ आकर के बसते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस टैलेंट पूल को यूज़ किया जाए, जो है देश के आगे किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी, किस तरह के थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको एनालाइज़ किया जाए। ये थिंक टैंक जो है, बाकी थिंक टैंक जो हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल थ्रेट्स को देखते हैं, सिक्योरिटी को देखते हैं, बट ये एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को, क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून में है, हिमालय के एकदम गोद में बसा हुआ है, तो ये एनवायरमेंट इश्यूज़ पे भी ध्यान देगा। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को भी जो है मद्देनज़र रखते हुए काम करेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण चौहान है। मेरा सवाल ये है कि हर्षिल और अमाणा में जो बॉर्डर म्यूजियम्स आपने बनाए थे, उसके पीछे आपकी क्या कुछ सोच रही? अगेन मेरे ख्याल से हमारे देश में सामरिक सोच को बढ़ावा देना ज़रूरी है। हमारी जो स्टेट है, ये जो है देवभूमि के नाम से जानी जाती है, 4 मुख्य तीर्थ स्थान है, ये सारे बॉर्डर एरियाज़ के पास में हैं, और वहाँ काफ़ी संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालु हर एक वर्ष जाते हैं। तो वो एक जो है श्रद्धा के रूप से जाते हैं। वही श्रद्धा जो है देश प्रेम के अगेंस्ट भी दिखानी चाहिए उनको। तो बॉर्डर एरिया में अगर इस तरह के म्यूज़ियम बनेंगे तो वहाँ पे जाकर के वो जो है जुड़ेंगे वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, उनकी प्रॉब्लम सेना के साथ में जुड़ेंगे, तो उनको ये आइडिया होगा। ये म्यूज़ियम जो है वहाँ होना ज़रूरी है। ये म्यूज़ियम अगर हम देहरादून में बनाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर बॉर्डर के पास में ये म्यूज़ियम बनाएंगे तो जो है वहाँ पे जब लोग जाएंगे तो उसके साथ वो अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ के बॉर्डर की प्रॉब्लम्स को, बॉर्डर के एरियाज़ को, बॉर्डर की ज्योग्राफी को, बॉर्डर के उस पार क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उस म्यूज़ियम्स में बताई जाएंगी। सर, बात उस ऑपरेशन की भी कर लेते हैं जो अभी पिछले साल ही आपकी अगुवाई में भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर की। सर, तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं की जो कार्य प्रणाली है वो भिन्न है, लेकिन तीनों के बीच आपने ऐसा तालमेल बिठाया कि इस ऑपरेशन में हमें जीत मिली। इसका मूल मंत्र क्या था सर? ये सफलता जो मिली, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो उसमें 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन होना चाहिए। फ़ौज के अंदर हम हर एक चीज़ को ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, ग्रे में नहीं देखते। तो अगर आपको क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन होगी तो जो है किसी भी मिलिट्री को, आर्म फोर्स को तजवीज़ या प्लान बनाने में जो है मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो है, युद्ध जो है कभी देश लड़ता है, ना कि सिर्फ डिफेंस फोर्सेस। तो राष्ट्र की जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं उसके बीच में समन्वय बनाना ज़रूरी है। ये समन्वय जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी के द्वारा बनाया गया फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़
के बीच में और बाकी जो और संस्थान हैं। और तीसरा जो है मेरे ख्याल से हम तीनों सेनाओं के बीच में, जैसा आपने कहा कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, एकीकरण और संयुक्तिकरण, ये 2 अभियान हमने काफ़ी समय से चला रखे थे। उसका जो है फल इस ऑपरेशन के दौरान मिला। इसके अलावा जो हमें एक्चुअल कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस में जो सफलता मिली, उसका मैं श्रेय 2 चीज़ को दूंगा। एक चीज़ का नाम है बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आज का बैटलफील्ड बहुत बड़ा है, आपने बताया जल, नल, थल और नभ में लड़ाई हो रही है। तो कहाँ किस तरह की सिचुएशन है, वो पारदर्शिता अगर हमें एक साथ मिले और सिचुएशनल अवेयरनेस हर एक लेवल पे हो, तो हम जो है डिसीजन फास्टर ले सकते हैं। तो ये बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी या सिचुएशनल अवेयरनेस हमें लड़ाई के समय में हमारे प्रतिद्वंदी से ज़्यादा अच्छी थी हमारी, और हमारी मतलब अपेक्षा में जो हमारा प्रतिद्वंदी था, मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड था। तो इसमें जो एस्केलेशन को कैलिब्रेट करना और तेज़ी लाना अपने ऑपरेशंस में, या कम करना, किसी और सर्विस को इन्वॉल्व करना या हटाना, ये जो आसान हो जाता है। और इसके अलावा हमें एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है। अगर आप लड़ाई उस समय छोड़ेंगे जब आप जीत के सबसे ऊंचे कागार पे होंगे, तो ये तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि क्या चल रहा है इस पूरे डोमेन्स में। लड़ाई के डोमेन्स हैं 3 आपने बताया, इसके अलावा साइबर स्पेस या इंफॉर्मेशन डोमेन में। तो ये जब रहेगा तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की क्या कुछ भूमिका रही, उस पर थोड़ा एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से सूत्रधारी थे वो इस ऑपरेशन के। किसी भी ऑपरेशन की सफलता के लिए हमेशा मेरे विचार से नई रणनीति बनानी चाहिए। अगर वही रणनीति आप दोबारा इस्तेमाल करोगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन उतनी गारंटी नहीं रहती। तो हमेशा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है एक नई सोच लेकर के आते हैं। आर्म फोर्सेस एक विजिबल इमेज होती है जो कि किसी ऑपरेशन में आती है। जैसे फुटबॉल के अंदर मेसी है, गोल वो करता है तो नाम उसका होता है, लेकिन उसके साथ में तो और खिलाड़ी भी तो हैं। किसी ने ट्रेन किया है उस टीम को, किसी ने उसे एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, सपोर्ट किया है, टीम का मोराल है। तो सारों के बीच में जो समन्वय बनाना होता है, देश के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं पार के, वो कार्य जो है जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उन्होंने किया। उसके बाद में गाइडेंस जो है सर्विसेज को कि किस तरह से कोई चेक्स एंड बैलेंस है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं। सो काफ़ी बड़ा रोल रहा है उनका। सर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की हम यहाँ पे बात करेंगे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में भारत ने अभी तक कितनी प्रगति करी है और इसकी चुनौतियाँ क्या रहेगी आगे? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक कंसेप्ट है जिसमें हम फोर्स जनरेशन और फोर्स एप्लीकेशन, बल की उत्पत्ति और बल के प्रयोग को अलग करना चाहते हैं। अभी तक जो है ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक ही सर्विस चीफ के पास में हुआ करती थी। मतलब एक अगर आर्मी चीफ है तो उसकी सेना के अंदर किस तरह की बल की उत्पत्ति हो, मतलब कैसी रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो, स्ट्रैटेजी हो, ये एक तरह से बल की उत्पत्ति। और उसका बल का प्रयोग है कि क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि आज अटैक करें, कल करें, किस संख्या में, कहाँ करें। ये एक ही आदमी के पास था। थिएटर कमांड में हम ये दोनों चीज़ अलग कर देंगे। तो बल की जो उत्पत्ति है वो सर्विस चीफ करेंगे और जो बल का प्रयोग है वो एक नया थिएटर कमांडर करेगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी कंसेप्ट है और बहुत बड़ी चुनौती है इसे लेकर के आना, इसको समझना और इसको एक्सेप्टेबिलिटी लाना इसकी। इस थिएटर कमांड मॉडल की सफलता की जो बुनियाद है वो एक जॉइंटनेस और एकीकरण, जो मैंने आपको बताया था ऑपरेशन में भी काम आया था, इसे एकीकरण या संयुक्तिकरण कहें, उसकी आधारशिला नींव पे खड़ी होती है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एकीकरण हम थिएटर कमांड बना देंगे वो, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया है। और उसके बाद जो मॉडल है थिएटर कमांड का वो बनाया है और वो जो है हमने अपने तरफ से सरकार को, मेरी तरफ से मैंने रक्षा मंत्री जी को हैंड ओवर कर दिया है वो रिपोर्ट।
सर रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कुछ आवश्यकता है करने की, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है, डिफेंस कितने भी आर्म्स एमुनिशंस होते हैं, तो क्या कुछ करने की आवश्यकता है कि हमारा जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है वो पूरा हो सके? किसी भी चीज़ को अमल में लाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ जो है अपनी सोच को बदली करना। ये रक्षा सामग्री हथियार वगैरह का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, पहली चीज़ तो फ़ौज है, सर्विसेज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है। हमारे उसमें ये आना चाहिए कि हम जो हैं विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी चीज़ों के साथ में लड़ना चाहेंगे। उस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए। तो ये सोच अगर नहीं रहेगी तो ये आत्मनिर्भरता का जो अभियान है कभी सफल नहीं होगा। तो इस तरह की जो सोच और ये बदलाव है वो इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आ चुकी है और ये सर्विसेज लीड कर रही हैं अभी। जैसे मैं सेक्रेटरी डीए में था तो डिफेंस इंडनाइजेशन कमेटी मैं लीड करता था। सो ये बार बार सर्विसेज के जहन में है ये कि हमें ये चीज़ करनी है। अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक हम एक शक्तिशाली देश बने, तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है। सर स्मृतियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के साथ आपके किस तरह के संबंध थे और उनकी कार्यशैली आपको पसंद थी, तो उनकी कौन सी वो चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती थी? जनरल बिपिन रावत और मैं एक ही रेजिमेंट के हैं। बटालियन अलग अलग हैं, वो 511 GR के थे, हम 611 GR के। तो एक साथ मिलते ज़रूर थे सोशल ओकेजन्स पे, लेकिन प्रोफेशनली काम करने का मौका तब मिला जब मैं 2016 में DGMO बना था और तब वो जो है आर्मी चीफ थे। तो जनरल बिपिन रावत का ये है कि उन्होंने दोनों अपॉइंटमेंट की हैं, सेना अध्यक्ष भी थे और उसके बाद देश के पहले CDS भी थे। सेना अध्यक्ष जब थे तो मेरे ख्याल से जो जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव था उसमें उन्होंने बहुत बदलाव लाया। उनके सेना अध्यक्ष के कार्यकाल में चाइना के साथ में भी जो है बॉर्डर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो उनके अगेंस्ट में भी या उसके भी उन्होंने जो है एक फर्म नीति अपनाने की कोशिश की। दो चीज़ें उनकी जो मुझे हमें पसंद आई या जो एक उनको बाकी लोगों से थोड़ा अलग आते हैं, वो हमेशा फ्रंट फुट पे काम किया करते थे। इमीडिएटली कोई चीज़ है तो उसे बोला करते थे। दूसरी चीज़ जो है उनकी सोच में ऑफेंसिव स्पिरिट थी, हमेशा जो है जोश रहता था और हमेशा जो है ऑफेंसिव तरीके से काम करने की उनकी आदत थी। ये दो चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा भिन्न करती हैं बाकी कमांडर्स की तरफ से। सर AI, ड्रोन, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी का हम भविष्य के युद्धों में किस तरह से इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि भविष्य के युद्ध की परिकल्पना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भविष्य का युद्ध कैसे होगा, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इस आने वाले युद्ध में किस तरह का प्रभाव डालेंगी, इसका सही आंकलन करना ज़रूरी है। जैसे युद्ध में ये हारने का कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब सिर्फ जीत ही जो है एक विकल्प है। तो क्योंकि हार जो है देश की सुरक्षा ही नहीं, संस्कृति, सिविलाइजेशन सब पे इफ़ेक्ट डालती है। सही आंकलन करना इन टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़रूरी है। युद्ध जो है हमेशा से ही, जब से इसका इजाद हुआ है, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में ही है। टेक्नोलॉजी का हमेशा इसके ऊपर प्रभाव रहा है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी। हमेशा एक टेक्नोलॉजी ने, जैसे रेलवे आई, टेलीग्राफ आई, गन पाउडर आया, उसने जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अभी जो समय आ गया है कि एक टेक्नोलॉजी नहीं, 10-15 टेक्नोलॉजीज एक साथ मिल करके युद्ध में प्रभाव डाल रही हैं, उसके कैरेक्टर को बदली करने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा बदलाव युद्ध में आने वाला है, जो कि हमें समझना पड़ेगा और उसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल जी जो हमारे उत्तराखंड के ही है, उनके साथ आपने काम किया है, तो आपका अनुभव किस प्रकार से रहा है उनके साथ? अजीत डोभाल जी साहब के साथ में मैं जब सबसे पहले DGMO था 2010 में, तब से मैं
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लगातार उनके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, बट क्योंकि हम भी राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य तैयारी के बारे में के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उनके साथ में मुलाकात या मीटिंग्स होती रहती थी। तो मैंने उन्हें 10 साल से ये चीज़ देखी है। उनके कार्यशैली में एक चीज़ है कि वो लंबी सोच रखते हैं, दूर के बारे में सोचते हैं। वो राष्ट्र को अभी की थ्रेट एंड चैलेंजेस से नहीं, वो तो कर ही रहे हैं कि आज से 15 साल 20 साल के बाद में किस तरह की चैलेंजेस आएंगी देश के लिए, उसका सलूशन आज ढूंढने की कोशिश करते हैं वो। तो उनकी जो है सोच बड़ी दूरगामी सोच है और वो स्लाइटली डिफरेंट है सबसे। जैसे मैंने जनरल बिपिन रावत के लिए बताया था, फ्रंट फुट में, ऑफेंसिव इमीडिएटली, यहाँ पे ये है। तो दोनों बहुत अच्छी सर टीम के अगर साथ काम क्रिकेट करते की थे। भाषा में कहें तो बिपिन रावत जी सहवाग और अजीत डोभाल जी सचिन तेंदुलकर। हाँ, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इस तरह का। सर क्या भारत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है? एक मानना है हमारा कि भविष्य के जो युद्ध होंगे मल्टी डोमेन होंगे। जब हम मल्टी डोमेन कहते हैं, डोमेन क्या हुआ, जैसे लैंड डोमेन हुआ, मैरीटाइम डोमेन हुआ, एयर डोमेन हुआ, तो हर एक डोमेन में तैयारी अलग होनी चाहिए और ये सारे डोमेन्स के साथ मिल करके युद्ध करने की क्षमता अलग होनी चाहिए। और इनके अलावा जो नए डोमेन्स हैं, जैसे साइबर है, स्पेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कॉग्निटिव डोमेन है, इन सब को भी एक साथ मिल करके एक ही जगह पे इन सब के इनपुट्स लाना, जबकि बैटलफील्ड जो है एक्सपैंड कर रहा है। अभी तक हमने सोचा था लड़ाई का क्षेत्र से एलसी के 20 किलोमीटर इधर या उधर होगा, बट अभी तो पूरा ज्योग्राफी जो है एक युद्ध क्षेत्र के तौर पे माना जा सकता है। वैसे समुद्र का, वायु का, इसमें अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लें या इन्फॉर्मेशन कॉग्निटिव डोमेन को देखें, तो ये युद्ध क्षेत्र का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस बड़े युद्ध क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए हो क्या रहा है। इसमें इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा वो है। तो ये क्षमता, मैं ये नहीं कह सकता कि हम तैयार हैं, क्योंकि ये डोमेन्स आपस में ही बढ़े जा रहे हैं। मैरीटाइम डोमेन है, वो अंडर वाटर या सी बेड डोमेन में जो है प्रवेश कर रहा है। तो इन डोमेन्स के बारे में भी हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि यहाँ क्या हो रहा है। ये बहुत ही गति से ये जो है परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसको हम को एंटिसिपेट करना ज़रूरी, ताकि हम एक कर्व में उसके साथ साथ रहें, ना कि पीछे रहें। सर ऑपरेशन सिंदूर में हमें जीत तो मिली, लेकिन भारतीय सेना को क्या आपको लगता है कि मुख्य सीख क्या मिली हमें उस ऑपरेशन से? मैंने आपको बताया था कि कि सफलता मिलने के क्या कारण थे। सीख के बारे में मेरे ख्याल से अगर आप कहें, मुख्य सीख तो यही है कि कोई भी स्ट्रैटेजी एक ही बार काम आएगी। हर एक बार आपको एक नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी जीतने के लिए। अगर पुरानी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल या दोबारा करोगे तो फिर जीत मुश्किल है। तो इसमें भी हमने स्ट्रैटेजी जो थी बालाकोट से अलग थी, बालाकोट की स्ट्रैटेजी उड़ी से अलग थी। तो भविष्य में अगर इस तरह का संभावना होती है या हमारे को कोई चुनौती आती है इस तरह की, तो एक नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी। सर अब थोड़ा व्यक्तिगत सवाल भी पूछ लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद का जो पहला हफ्ता था वो आपके लिए बोरिंग था या फिर सुकून भरा था? रिटायरमेंट के पहली चीज़ तो मेरे लिए कोई एक नया एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक बार पहले भी रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन उस रिटायरमेंट में और इस रिटायरमेंट में काफ़ी फ़र्क है। इस रिटायरमेंट के पहले हफ्ते में ही मैं पिथौरागढ़ और धारचूला और गुंजी की तरफ गया था। मैंने अपने सर्विस काल के दौरान में सारे चाइना के अगेंस्ट में हमारे जितने बॉर्डर हैं तिब्बत के, सब इम्पॉर्टेंट जगहें देखी हैं एक्सेप्ट लिपुले। तो यही एक बची थी, तो मैंने कहा रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद उसे देखा जाए। फिर वहाँ पे आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, मैंने कहा उसका भी अगर दर्शन होंगे तो अच्छा रहेगा। एक तरह से हम धन्यवाद देना चाहते थे कि अच्छी सर्विस, लंबी सर्विस रही और हमने कुछ योगदान दिया। तो पहले हफ्ते में तो वो किया, तो बोरियत का तो सवाल ही नहीं है। अभी 6 हफ्ते हो चुके हैं और मैंने आपको बताया देहरादून में आया हूँ, भीष्म के कुछ एक 3-4 कार्यक्रम थे उसके कारण। काफ़ी उतना ही व्यस्त पाता हूँ जितना मैं पहले था। फ़र्क ये है कि अभी थोड़ा
सिविल ड्रेस में रह करके काम कर रहा हूँ। पहले वर्दी में काम किया करते थे। अच्छा सर, हमने सुना है कि आपको अलग अलग देशों के मुखौटे इकट्ठे करने का शौक है, तो ये शौक आपको कहाँ से लगा? ये शौक तो काफ़ी पुराना है, 30 साल पुराना शौक होगा। पहले हमने कुछ एक मुखौटे लिए थे जो कि मैं घर में एज ए डेकोरेशन पीस, काफ़ी लोग लगाते हैं, वो लगाता रहा। लेकिन जब मुखौटा लगाता था तो कोई आके पूछता था ये क्या है, तो उसका फिर जवाब देना पड़ता था। तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता था, ये किस संस्कृति में किस कारण इसका प्रयोग होता है। सो मुझे काफ़ी जिज्ञासा रही कि नई नई चीज़ें क्यों हैं। तो फिर जिस भी संस्कृति में मुखौटों का यूज़ होता था, तो मैं वहाँ से वो मुखौटे इकट्ठे करके लाने शुरू किए, बनाना शुरू किया, और आस्ते आस्ते ये कलेक्शन बढ़ती गई। और अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें कहाँ रखूँ। सर कितने देशों के मुखौटे होंगे आपके पास? जिस भी संस्कृति में मुखौटों का प्रचलन है, मेरे ख्याल से सभी का होगा। कुछ एक देश में नहीं गया हूँ, मतलब तो मुश्किल है, या मैंने एक्वायर करने की कोशिश की है। जैसे मैं कभी चीन नहीं गया, या एक दिन के लिए गया था शायद, तो वो समय नहीं था कि वहाँ के मुखौटे लिए जाए। या कोरिया नहीं गया कभी, तो वहाँ नहीं है। तो लगा ज़्यादातर ये लैटिन अमेरिका, यहाँ नहीं गए। लेकिन वहाँ से कभी किसी दोस्त गया तो वो लेके आया, या फिर मैंने यहाँ पे प्रिक्योर किए। तो बाय एंड लार्ज काफ़ी देशों के मुखौटे हैं। सर मान लीजिए आप सेना में नहीं होते तो अपने आपको किस क्षेत्र में देखते हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आता। 45 ईयर्स के बाद में लगता है कि दोबारा काम होगा तो सेना में ही होगा, कुछ और चीज़ समझ में नहीं आती। एक चीज़ हो सकती थी, टूरिज़्म का क्षेत्र। मुझे बाहर घूमना का शौक़ है, नई नई जगहों को देखने का शौक़ है, और नए लोगों से मिलने का शौक़ है। तो टूरिस्ट गाइड या टूरिज़्म के सेक्टर में लोगों को ला करके इंडिया को घुमाना, ये प्रॉब्ली एक अच्छा पेशा हो सकता था। ये मेरी जो जिज्ञासा है या आइडिया है, ये फ़ौज में रह कर के पूरी हुई। फ़ौज ही एक ऐसी जगह है जो आपको डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल करने का मौका देती है, जो कि आम नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पे आप बॉर्डर एरियाज़ के आसपास जा कर के उन लोगों से मिलते हो और उन कल्चर्स का अनुभव करते हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से वो पार्ट जो है टूरिज़्म का, जो मेरा नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, फ़ौज में रह कर के पूरा हुआ। बट मुझे नहीं लगता कि और कोई जगह पे मैं सक्सेसफुल होता अगर फ़ौज के अलावा। और शायद सर यही वजह है कि आपने नेलोंग जादोंग और माणा और नीति को इतना प्रचार प्रसारित किया। हाँ, वो एक अलग कहानी है। तो मैं वहाँ पे गया था, वही बॉर्डर एरियाज़ का अध्ययन करने के लिए। मैं शोध कर रहा था, किताब लिख रहा था। तब नेलांग जड़ोंग के बारे में पढ़ा ज़रूर था, बट वहाँ पे बगोड़ी गांव में जब गया, लोगों से मिला, तो मैं उस टाइम भी रिटायर हो चुका था, मतलब एज आर्मी कमांडर। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बोला भी हमारे को दोबारा रीसेटल कराओ। तो किस्मत देखिए, मतलब मुझे क्या पता था कि मैं दोबारा एम्प्लॉयड हो जाऊँगा, एमए बनूँगा NSA का या तो। बट उन लोगों की प्रॉब्ली जो रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने का एक साधन बना कि मैं दोबारा फ़ौज में आया। तो मैंने वो कोशिश की कि उन्होंने जो बोला था पूरा करो। तो मैंने कोशिश की कि जड़ांग के लोग, अभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक होम स्टे, टूरिस्ट सेंटर्स है, लोग वहाँ जाते हैं, अपनी देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देती हैं कि आपने कुछ किया लोगों के लिए। सर क्या भविष्य में अपने सैन्य अनुभवों पे आपकी कोई किताब लिखने की योजना है? हाँ बिल्कुल। लिखूँगा कोई ना कोई, एक नहीं 3-4 किताबें लिखने की योजना है। तो सर इसी पे एक सवाल और जोड़ूंगा। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन होता है और उसमें भारत को सफलता मिलती है तो उसके 1-2 साल बाद उस ऑपरेशन पे पिक्चर बन जाती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनती है तो आप अपना किरदार निभाते हुए किस अभिनेता को देखना पसंद करेंगे? मैं ज़्यादा पिक्चरें देखता नहीं हूँ, तो कौन से अभिनेता अभी फॉर्म में मुझे पता नहीं है। तो मुझे तो अपने टाइम के अभिनेता ही याद में आते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, शायद धर्मेंद्र होगा या वो खैर अब रहे नहीं। तो हमारे टाइम के अभिनेता तो वो हैं जिनको आप आइडल मानते थे। आजकल की मैं पिक्चरें देखता नहीं हूँ। जी सर, आपका कोई ऐसा किस्सा फौज का जिसे आप जिंदगी भर ना भुला पाए हो,
या ना भुला पाओगे? बहुत सारे किस्से हैं। कोई फनी किस्सा? हाँ हर एक रैंक में, हर एक जगह पे इस तरह के वाक़ये होते हैं जो कि आपको एक टीम में पिरो करके रखते हैं। अगर मैं अपने 45 इयर्स के सर्विस को देखूं तो ऑपरेशंस के लिहाज से जो सबसे चैलेंजिंग टेन्योर था मेरा, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, एक कर्नल के रैंक में था, अपनी यूनिट का कमांड कर रहा था तंगधार सेक्टर में। तो वहाँ बड़ा ही चुनौतीपूर्ण इलाका था और हालात भी ठीक नहीं थे, सीज़ फायर नहीं थी और कॉन्स्टेंटली हम लोग प्रेशर में रहते थे। तो वहाँ के जो हालात हैं, एक नहीं, वहाँ की हर एक कहानियाँ होंगी। उसने जो हम 16 ऑफिसर्स थे उनको बड़ा अच्छी तरीके से पिरोया है। मतलब एक तरह की हम टीम बने थे और आज भी हमारे बीच में वो आपसी जो लगाव है। मैं CDS बन गया हूँ, वो लोग, कोई कर्नल होगा, कोई फ़ौज छोड़ दिया वगैरह, बट जो भाईचारा जो हमने टीम वर्क उस टाइम पे क्रिएट किया वो अभी तक कायम है। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। सर 4 दशक आपने सेना में सेवा दी और उसके बाद आप गांव गए थे। अप्रैल में आप अपने गांव भी गए थे। किस तरह का सर अनुभव था, क्योंकि अपनी मिट्टी में इतने वर्षों बाद लौटना, किस तरह की खुशबू थी वो? कौन नहीं चाहता है कि अपने पैतृक स्थान में जाए। मैंने आपको, जब आपने पहला सवाल किया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो फ़ौज इतनी वो नहीं थी कि मेरे को देहरादून या अपनी होम स्टेट में पोस्ट करे। ठीक है, बट वो मौका सर्विस के दौरान नहीं मिला, तो वो कमी हम जो है बाद में पूरी करना चाहते हैं। बट गांव में सर्विस के दौरान जाना चाहता था। ये एक तरह की प्रॉमिस थी। जब मैं CDS बना तो गांव वालों ने कहा कि आपको आना चाहिए, आप कभी आए नहीं हैं यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो वहाँ जा कर के। गांव के लोग ही नहीं थे, गांव के लोग बिखरे हुए हैं, आप सबको पता है। वो दिल्ली में है, देहरादून में है। जब उन्हें पता चला कि मैं आने वाला हूँ तो 100-200 लोग जो गांव के बाहर हैं, मेरे साथ वो लोग भी वापस आए। मैं अकेला नहीं गया गाँव, मेरे साथ 200 लोग और जो कि बाहर रहते हैं मेरे जैसे, वो उस दिन वहाँ थे गांव में। तो उसने एक जगह पे हम सबको दोबारा जोड़ा। वो अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। वो अगेन मैं कभी उस अनुभव को भुला नहीं पाऊँगा। जी सर, हम भी वहाँ आए थे और हमने भी देखा था कि किस तरह से गांव वाले पल के बिछाकर आपका इंतज़ार कर रहे थे। सर अब एक रैपिड फायर राउंड है, छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और आप एक शब्द में आंसर दीजिएगा। सर आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है या समंदर? नो, स्ट्रैटेजी पॉइंट से दोनों ज़रूरी हैं। इमीडिएटली पहाड़, कॉन्टिनेंटल एरिया, बट बाद में समंदर। चाय या फिर कॉफ़ी? दोनों। सर पहाड़ी खाना या रेस्टोरेंट का खाना? घर का खाना। सर तनाव दूर करने के लिए आप कोई किताब पढ़ते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं? लॉन्ग वॉक पे। सर एक शब्द में आप उत्तराखंड को क्या कहेंगे? सैन्य भूमि। और भारत को एक शब्द में अगर पिरोना हो तो? मेरा भारत महान। सर उत्तराखंड के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से उत्तराखंड ही क्यों, देश के युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि ये जो समय है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अमृतकाल का समय है। हम 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहते हैं। सो आज के यूथ जो हैं उस टाइम पे जो हैं सिटीजन्स रहेंगे, जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं तो उस समय में रहेंगे जब वो विकसित भारत की को भोग कर पाएंगे। तो उनका जो इसमें योगदान है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों से। तो 1947 तक तो हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जो हो 47 में आप लोग रहोगे और आप लोग देखोगे। तो आप लोगों ने आज काम करना है ताकि आप लोग उसको भोग कर पाओ, विकसित भारत का जो। तो आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है सही सोच होनी चाहिए, सही कार्य करने की आप पे लगन होनी चाहिए। और जो भी काम है मेरे ख्याल से दिशा के अलावा गति, मैंने ये 1-2 बार कहा है कि दिशा और गति दोनों ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ उस दिशा में चल रहे हो और आस्ते आस्ते लुढ़क रहे हो, नहीं, तेज़ी लानी चाहिए। आप लोग को ये आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है
तो अगर आप स्पीड से काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सर, आपके जीवन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपको हमेशा मार्गदर्शित किया हो? तो ये तो खैर फौज में 2 चीज़ों के ऊपर ओके। पहली चीज़ तो है फौज में हमारा काम या अधिकारी का काम जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, ना कि सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना। ये एक बड़ी खूबी होनी चाहिए कि आप चीज़ें को देखो और उस चीज़ों में से सिंप्लीफाई करो कि पहले ये करो, ये करो, ये करो। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो है ट्रस्ट, भरोसा। जो फ़ौज की बुनियाद है वो एक ट्रस्ट की पे खड़ी हुई है। अगर हम आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, और ये फ़ौज में ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ मतलब आपकी जान और जोखिम में आ सकती है। यूनिट और हार और विजय दोनों चीज़ जो है इसके ऊपर आधारित है। तो ये दोनों चीज़ें जो है तो हमेशा मुझे देती रही हैं कि लोगों को ट्रस्ट करो और जब भी कोई काम मिले तो उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये दोनों सिद्धांत मैंने अमल में लाए। सर, हिलमेल का एक पारंपरिक कार्यक्रम है रैबार। उस कार्यक्रम में पिछले 3 या 4 कार्यक्रमों में आप आ रहे हैं। आप उस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? कितना ज़रूरी वो उत्तराखंड के लिहाज से आपको लगता है? पहली चीज़ तो ये उत्तराखंड के निवासी जो दिल्ली में हैं, मैंने जो रैबार अटेंड किए सारे के सारे दिल्ली में हुए हैं। मैंने सुना है कि पहले रैबार जो है यहाँ पौड़ी और टेहरी वगैरह अलग अलग जगह भी हुए थे। तो एक तरह से प्रवासी लोग हैं जो बाहर हैं, उन लोग को वो जोड़ता है। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग दिल्ली में इतने तरह के काम कर रहे हैं। तो उनमें से बेरों के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में फिर घनिष्ठता बढ़ी, दोस्ती हुई, और रैबार के समय नहीं, उसके बाद भी लोगों को एक दूसरे से मिलाया। तो ये मेरे ख्याल से एक ज़रूरी है। दूसरा, रैबार के अंदर हम एक पर्पस से मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम वहाँ जो है पहाड़ी खाना खाने के लिए मिल रहे हैं या एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ पे हम कुछ एक पॉइंट्स रखते हैं जो कि अगर अमल में लाए जाए तो हमारे स्टेट का डेवलपमेंट हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसमें हिस्सा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी को, जिन्होंने अपने सेना के अनुभवों के बारे में बताया। कुछ व्यक्तिगत सवाल उनसे पूछे गए जिन पर उन्होंने प्रकाश डाला, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो वापस अपने पहाड़ों की ओर लौट रहे हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।